हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.1। हमारी कंप्लीट हो चुकी थी पिछली वीडियो के अंदर। अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो उसके लिए पहले कुछ उसका बेसिक जान लेते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है। बोल रहा है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट्स की कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं आपस में, तो क्या होगा? देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज चेंज। तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स का साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट्स अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि होगी कि कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो भी साइन चेंज होगा और कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो भी साइन चेंज होगा। देखिए, रो को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रो को कॉलम में बदल दें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई आपके पास। बोला गया है कि इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज 0। बोल रहा है कि कोई भी दो रो सेम हो या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं जिनमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है। मतलब ऐसे डिटर्मिनेंट्स को इन प्रॉपर्टियों से हम सोल्व कर सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो? 0। बाकी को नहीं कर पाएंगे। तो बाकियों को कैसे करना है? एक्सपेंड करके करना है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो इस पर कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने। एग्जांपल फर्स्ट है, देखिए आप देख सकते हैं भाई, फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 2 3, सेकंड कॉलम भी क्या है? 1 2 3। तो दोनों कॉलम कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आएगी, चाहे आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके देख सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिया हमने। फर्स्ट रो क्या लिया भाई? 3 4 5। थर्ड रो भी क्या है? 3 4 5। ठीक है, तो इसके भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आएगी। आप एक्सपेंड करके इसमें देख सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं, ये तो सीधा सीधा मैंने इक्वल लिख दिया है, सेम लिख दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी रो या किसी कॉलम में से हमें कोई नंबर कॉमन करना पड़े तब सेम बने, तब भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, तो या तो सीधा इक्वल मिल जाएगा या आपको कुछ कॉमन करना पड़ेगा या कोई ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तब उससे क्या होगा कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे या कोई भी एक रो एक कॉलम 0 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देख रहे हैं भाई। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है? इफ एनी वन रो और वन कॉलम, मतलब किसी भी एक रो के ऑल एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट, सभी के सभी एलिमेंट किसी भी डिटर्मिनेंट्स के क्या हो? 0। मतलब पूरी कोई एक रो 0 0 हो या पूरा एक कॉलम कोई 0 0 हो, तो उस केस में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहां पर दिया गया है, देख सकते हैं आप कि थर्ड कॉलम 0 0 है आपका, तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आएगी। आप सोल्व करके देख सकते हैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके। ऐसे ही एग्जांपल एक और लिया हमने 2 3 4। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं थर्ड रो आपकी क्या है? 0। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नोट करने लायक चीज है, इस पर लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है दोनों बोर्ड के अंदर, मतलब एचबीएससी में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान देंगे कि मोड के अंदर के यहाँ पर क्या है? कोई स्केलर है, जैसे गिनती का नंबर होता है 1 2 3 वगैरह। ठीक है, तो ये कोई स्केलर है और यहाँ पर कैपिटल ए क्या चीज है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया भाई, के क्या है? कोई भी एक स्केलर है। और एन या क्या चीज है? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को शो कर रहा है कि भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे 2 क्रॉस 2 है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि कोई भी स्केलर अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर है और उसको आप कॉमन करते हो तो उसकी पावर कितनी होगी? जितनी उसके अंदर नंबर ऑफ रो है या जितने नंबर ऑफ कॉलम है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, तो आप दोनों में से कोई भी चीज देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है, यहां पर अंदर आपको स्केलर क्या नजर आ रहा है? 3। तो 3 को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो 3 की पावर मुझे 2 लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी? क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, इसलिए 3 की पावर 2 लिखनी पड़ेगी। आपको यह भी बता देता हूं कि ये 2 ही क्यों लिखनी होती है, क्योंकि जब आप इस स्केलर को कॉमन करोगे ना, तो या तो आप रो वाइज करोगे या कॉलम वाइज करोगे। तो रो वाइज करोगे तो प्रत्येक रो के अंदर से एक एक 3 कॉमन आएगा। रो कितनी है आपके पास? 2 है। तो फर्स्ट रो में से 3 आएगा, सेकंड रो में से 3 आएगा, तो टोटल कितने 3 आ गए बाहर? 2 3 आ गए ना, 2 3 आ गए, इसलिए 3 की पावर 2 लिखी है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 9 हो गया। और इनटू में क्या आ जाएगा? मोड ऑफ ए। कई बार क्या करता है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी दे देता है, मोड ए की वैल्यू दे देता है, वो यहां पर आप रिप्लेस करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, यहां पर मैंने लिखा नहीं, बता देता हूं। ये विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व करने हैं, मतलब आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड नहीं करना है तो सीधा सोल्व करना है।
तो आपको याद आ गया होगा, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि सीधा सोल्व करना कोई भी क्वेश्चन आता है, विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व करना कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये तो पक्का है कि उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो ही आएगी, क्योंकि जीरो, अगर जीरो वैल्यू नहीं आएगी तो हम इसको सीधा सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से पक्का कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा ही भाई। सेम तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, कोई भी एक रो भी 0 0 नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई एक कॉलम 0 0 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि फिर तो इक्वल इक्वल रो बनेगी, यानी कि कोई भी दो रो आइडेंटिटिकल बनेगी या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिटिकल बनेगी। तो सीधे तो बन नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो वो आपको देखने की कोशिश करनी है। फर्स्ट रो में देखें, फिर सेकंड रो में देखें, फिर थर्ड रो में देखें, फर्स्ट कॉलम में देखें, सेकंड कॉलम में देखें, थर्ड कॉलम में देखें, ऐसे देखें। पहले रो वाइज देख लें, फिर कॉलम वाइज। तो मैंने देखा थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अंदर मुझे 37 कॉमन नजर आ रहा है। देखिए 37 इसमें से कॉमन हो सकता है। ठीक है, पूरी रो या पूरे कॉलम में कॉमन होना चाहिए, तभी आप उसको कॉमन आउट कर सकते हो। तो टेकिंग कॉमन 37 फ्रॉम C1, तो इसमें से जैसे ही हम 37 कॉमन करेंगे तो हमारे पास 4 3 1 बच जाएगा भाई। और ये भी क्या था, 4 3 1 था, तो दोनों कॉलम कैसे हो गए, आइडेंटिटिकल हो गए। C1 एंड C2 आर आइडेंटिटिकल कॉलम, तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपके पास। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट्स है, इसको भी विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व करना है, तो पक्का इसका भी रिजल्ट क्या आना है, 0 ही आना है। अब हमने देखा भाई इसके अंदर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस का 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो पहला काम तो हम यही कर लेते हैं, टेकिंग कॉमन -3 फ्रॉम R3। R3 में से -3 हमने क्या कर लिया है, कॉमन लिख दिया है। ठीक है बार, तो यहां पर क्या बचेगा भाई, 1 1 1 बचेगा, ये लिख दिया है। बाकी आपके सेम लिखे हुए हैं, अभी एक और 1 1 बनना चाहिए, तभी तो हम इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 लिख पाएंगे। तो हमने देखा यहां पर भाई एक्स वाई है, किसकी कमी है, जेड की कमी है, तो जेड नीचे नजर आ गया हमें। वाई जेड है, किसकी कमी है, एक्स की कमी है, नीचे नजर आ रहा है। जेड एक्स है, किसकी कमी है, वाई की कमी है, तो वाई नीचे नजर आ रहा है। यानी कि अगर मैं इस रो को, ऑपरेशन शुरू हो गए हैं समझ लीजिए। ठीक है, तो इस रो को मैं इस रो के अंदर ऐड कर दूं तो मेरे पास यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, और यहां पर भी, और सेम चीज बन गई तो मैं कॉमन कर सकता हूं। इसलिए यहां पर ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2। ठीक है, ये चीज तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो एरो से पहले लिखा जाता है ये तो शो करती है कि इस ऑपरेशन को, इस रिजल्ट को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो किस रो में लिखा जाएगा, या फिर किस रो के अंदर आपका ऑपरेशन लग रहा है। तो हम इसके अंदर, ये कौन सी है भाई, R1, इसको ऐड कर रहे हैं, ये कौन सी है, R2। समझे, तो R1 में लगा ना ऑपरेशन, R1 में ऐड कर रहे हैं किसको, R2 को, इसलिए मैंने यहां पर लिखा R1, और ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R1 में R2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमने R1 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया है। R1 और R2 को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा भाई x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड। इसको आप कॉमन कर सकते हैं, तो टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। तो इसके अंदर से जैसे ही ये चीज कॉमन होगी तो ये 1 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो आपकी क्या हो गई है, आइडेंटिटिकल हो गई है, तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अब ये 0 हो गया, तो इनसे आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इन चीजों को, तो रिजल्ट भी क्या आना है, आपका 0 ही आना है। तो यहां पर लिख दिया हमने R1 और R3 कैसी रो है, आइडेंटिटिकल रो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी फर्स्ट का 5th पार्ट है भाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हमने डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया है। यहां पर आपका फर्स्ट कॉलम है, ये HDG लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम। अभी आपको यहां पर एक चीज नजर आ रही होगी कि यहां आपका जो है ना, इनमें क्या लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है हमारा भाई cos A प्लस बी। क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। आपने 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें पढ़ी थी, काफी सारे फॉर्मूले थे 25-30 के समथिंग। ठीक है, तो उनमें से एक हमारा ये भी था। आपको बता देता हूं, अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अच्छे से करना है तो आप 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले टिप्स पर कर लें। ठीक है, तो cos A प्लस बी क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो ये फॉर्मूला हमने तीनों के अंदर लगाया है। तो यहां पर A आपका अल्फा है और B क्या है, डेल है। तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos डेल माइनस sin अल्फा sin डेल। सेम इसमें क्या हो जाएगा, cos बीटा cos डेल माइनस sin बीटा sin डेल। सेम इसमें हो जाएगा cos गामा cos डेल माइनस sin गामा sin डेल। ठीक है, अभी हमको क्या करना है भाई, देखिए इतना तो हमें पता है कि इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो आनी है 0। अभी हमें इसके अंदर आपको कुछ को कॉमन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ना तो कॉमन नजर आ रहा है, ना ही कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 0 है आपके पास। ठीक है, और ना ही कोई रो या कोई कॉलम आइडेंटिटिकल बन रहे हैं। तो हमने देखा कि यहां पर आपके पास अगर cos अल्फा है तो यहां पर भी देखिए cos अल्फा है। ठीक है, ऐसे cos बीटा भी है, cos गामा भी है। तो ये वाली चीज जो है सेम यहां पर हमारे पास है। तो इनमें फर्क किस चीज का बचा, cos डेल का, तो जो दोनों में सभी में सेम है। तो यानी कि अगर मैं इसको cos डेल से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली टर्म बन जाएगी पूरी, और ये इसमें किसकी है, प्लस की। तो इसको मैं cos डेल से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दूं, माइनस। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है,
साथ ही देखिए यहाँ पर आपको साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा है। तो इसमें एक कॉमन चीज क्या है, साइन डेल। तो इसको मैं साइन डेल से मल्टीप्लाई करके, अब ये सारे माइनस के हैं तो इसको मैं साइन डेल से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देता हूं, प्लस। तो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो देखिए इसी चीज को देख करके हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है। देखिए शुरू के 2-4 क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऑपरेशन की इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको ऑपरेशन आराम से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अभी ऑपरेट कर रहे हैं हम, किस में लगा रहे हैं, ये कौन सा है भाई, C3 है, थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगाया हमने, इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, कोस डेल से, तो लिखिए मैंने कोस डेल। कौन है भाई, ये C2, तो इसलिए लिख दिया C2। और ये प्लस की टर्म थी तो इसलिए हमें इसको इसमें से माइनस करना था, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। आगे नेक्स्ट क्या होगा, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन डेल से, क्योंकि यहां पर साइन डेल नजर आ रहे थे। ठीक है, तो इसको साइन डेल से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए लिखा है साइन डेल। ये कौन सा है भाई, C1, तो इसलिए लिखा C1। और यहां पर ये माइनस की टर्म थी तो हमें इसमें क्या करना है, प्लस करना है, तभी तो ये कैंसिल होगी, तो इसलिए प्लस लगाया। तो शायद आपको ये ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अभी भी दिक्कत है तो आप वीडियो को वापस पीछे करके देख सकते हैं। तो आप जैसे ही देखेंगे कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया है। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे ना, इसको कोस डेल से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको साइन डेल से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो सब कुछ कट गया तो क्या बचेगा, 0 0 बचेगा। तो आप देख सकते हैं C3 कॉलम आपका क्या हो गया है, 0 0 हो गया है। और C3 कॉलम अगर 0 0 हो गया है तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, इसमें हमें गिवन है कि ABC आर इन AP, मतलब ABC जो है आपको किस में गिवन है, AP के अंदर गिवन है। अब AP आपको याद आया होगा कि 11th क्लास के अंदर और 10th क्लास में भी हमने AP पढ़ी थी। तो AP की क्या खासियत होती थी कि सेकंड और फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होता है वही थर्ड और सेकंड टर्म में डिफरेंस होता है। मतलब B माइनस A किसके इक्विवेलेंट होगा, C माइनस B के। तो यही अप्लाई किया हमने। अभी इसको थोड़ा हम सोल्व करेंगे। माइनस का B है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का A है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो B प्लस B कितना हो गया भाई, 2B, और यहां पर क्या हो गया है, C प्लस A। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन था तो सीधी सी बात है, इस चीज को हमें कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी इस क्वेश्चन में हमें जो डिटर्मिनेंट्स गिवन है वो ये है हमारे पास। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, इसका रिजल्ट आपको 0 प्रूव करना है, क्योंकि विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व करना है। तो सीधी सी बात है, इसका रिजल्ट क्या आना है, 0 आना है। तो 0 के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम भाई, ये इतना क्लियर कर देता हूं, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं वही आप करें। बस ऑपरेशन लगाते समय, ऑपरेशन को अगर आपको समझना है तो दिमाग में सिर्फ एक बात रखें कि जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो आप, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन मैं लगाऊं वही आप लगाएं। बस ये ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन आप लगाने जा रहे हो उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। तो वो किस टाइप का हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हो, या कोई टर्म 0 हो जाए, या कुछ कॉमन हो जाए। तो ये बातें दिमाग में रखनी है। देखो अगर आप इनको, इस डिटर्मिनेंट्स को रो वाइज भी ध्यान से देखें एक बार, और एक बार कॉलम वाइज ध्यान से देखें, तो आपको पक्का एक चीज नजर आएगी कि हमने देखा भाई यहाँ पर 2y है और यहाँ पर क्या है 4y। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो इसको मुझे 6 बनाना है, तो मैं इसको 2 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। यानी कि आप R1 को और R3 को करते हैं ऐड, और इसको 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 एलिमेंट आपके पास यहां पर 0 बनेंगे, क्योंकि 4 + 2 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे यहां पर 6 + 4 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0। सेम इसी प्रकार से यहां पर ये कितना है हमारे पास, ये 7 है, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 कैंसिल, 9 7 कितना हो गया 16, और 2 को 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 कैंसिल। तो इस टाइप से 2 एलिमेंट यहां पर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फायदा हो रहा है, इसलिए हमने ये ऑपरेशन लगाया। तो ऑपरेशन क्या बना, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसके अंदर लगा रहे हैं, इसके अंदर किसको ऐड कर रहे हैं, R3 को ऐड कर रहे हैं, इसलिए लिखा मैंने R1 + R3। और सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं भाई, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैंने लिखा है -2R2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट 2 एलिमेंट 0 हो गए हैं। आप छोटी क्लासों की तरह अलग से इन चीजों को लिख करके भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आप ये R1 लिखें अलग से रफ में, नीचे R3 लिखें इसके, ठीक है, दोनों को ऐड करें। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए उसके नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दे और सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा, देखेंगे आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने थोड़ा सीधा सोल्व करके लिख दिया है। अभी आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, A + C आ रहा है, और इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, A + C। एक ही बात होती है C + A या A + C, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एडिशन के अंदर।
ठीक है, तो इसका रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट है, 2b के। तो मैं a प्लस c की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 2b रिप्लेस कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने 2b रिप्लेस किया तो 2b से 2b क्या हो गया, कैंसिल, तो ये भी रिजल्ट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। आपने देखा कि r1 जो रो है आपकी कंप्लीटली क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 होगी, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए सोल्व कर, पहले ही मैं सोल्व इसलिए कर लेता हूं ताकि टाइम की सेविंग हो, थोड़ा टाइम बच जाता है और आपका भी और मेरा भी। और दूसरी बात यह है कि वीडियो थोड़ी लेंदी नहीं बनती, वीडियो अगर लेंदी बनेगी तो अपलोड करने में थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए मैं पहले सोल्व करके रख लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम। डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया हमने। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से मेन क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो अगर आप HBSC यानी कि हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 20 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग यहीं से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। इस एक्सरसाइज में से 101% क्वेश्चन आना है। ठीक है, HBSC में भी और CBSE में भी। तो HBSC में तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और CBSE में 4 मार्क्स का तो बनता ही बनता है, साथ में कई बार 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझते चले। यहां से मेन क्वेश्चन शुरू हो गए हैं आपके। तो यहां पर 2 टर्म हमारे पास क्या है, इनटू में है भाई, दिख रही है आपको इस कॉलम के अंदर। तो इनको मैंने क्या कर लिया है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखिए आपको 1 1 नजर आया है, तो इसमें हम 2-3 तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं जिन डिटर्मिनेंट्स के अंदर 1 1 हो तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, मतलब ऑलरेडी 1 1 हो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 1 1 हो। ठीक है, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, फिर 1 1 ना हो उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को मैंने कम से कम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन को अलग तरीके से सोल्व करेंगे। तो फिलहाल हम वो क्वेश्चन समझने जा रहे हैं जिनमें ऑलरेडी क्या हो, 1 1 हो, मतलब पहले से ही 1 1 हो, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में। तो आप देख सकते हैं 3rd कॉलम में 1 1 है हमारे पास। तो 1 1 अगर मिल जाता है तो हमारा टारगेट होता है कैसे भी करके हमें 2 एलिमेंट को 0 करना होता है, क्योंकि कोई भी 2 एलिमेंट अगर किसी रो या किसी कॉलम के 0 हो गए ना तो उसके बाद हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें हम सीधा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सीधा एक्सपेंड करोगे तो भी आपका RHS मैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। तो हमेशा अपना टारगेट रखें आप, कैसे भी करके आपको 2 एलिमेंट को 0 करना है। तो जिनमें 1 1 आ जाता है ना, तो किसी भी एक रो में और किसी भी एक कॉलम में 1 1 आ जाता है तो वहां पर 2 0 बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, देखिए समझते हैं आगे। तो इस 1 को आप पकड़ लीजिए, इस 1 को पकड़ते हैं और इसमें से दोनों में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये इस 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, इस 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली 1 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन आप लगाते हैं तो वो पूरी रो या पूरे कॉलम के अंदर लगता है। तो इस 1 को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मतलब इस पूरी रो को मुझे इस पूरी रो में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या बना यहां पर ऑपरेशन बन चुका है आपका। इसमें से हमें R2 में से किसको माइनस करना है, R1 को। तो ऑपरेशन क्या बना, R2 माइनस R1। और लग किस में रहा है, किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R2 में से, इसलिए यहां पर R2 लिखा है। देखिए एक चीज और बता देता हूं, यहां पर एरो से पहले और एरो के बाद सेम रो सेम कॉलम होते हैं। यहां पर अगर रो लगा रहे हो तो सेम रो होगी, कॉलम में लगा रहे हो तो सेम कॉलम होंगे। लिखते समय इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही यहां पर इस 1 को हमें इसमें से भी माइनस करना था। तो ये कौन सी है, R3 है आपकी। तो R3 में से किसको माइनस करना है, R1 को, इसलिए मैंने यहां पर लिखा R3 माइनस R1। तो ये ऑपरेशन किस में लग रहा है, R3 में लग रहा है, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा है, R3 लिखा है। चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखिए एक साथ आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि R2 और R3 में तो ऑपरेशन है, लेकिन R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है। तो R1 आपकी सेम लिखी हुई है क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। R2 में ऑपरेशन था भाई, R2 में क्या ऑपरेशन था, R2 में से R1 को माइनस करना था। तो करते हैं, चलो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही A+3 में से A+2 को माइनस करेंगे तो A से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A² से A² कैंसिल हो जाएगा, 5A - 3A कितना बचेगा, 2A बचेगा, 6 - 2 कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो हमने पहला ऑपरेशन क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं, 1 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। A+4 में से A+2 को माइनस करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहां पर भी A² से A² कैंसिल हो जाएगा, 7A में से 3A जाएगा, कितना बचेगा, 4A बचेगा। और 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 10 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपने देखा कि 2 एलिमेंट आपके दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं C3 के अंदर। C3 के अंदर आपको 2 एलिमेंट 0 नजर आ रहे होंगे। अब
अगर कोई भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो बात ये आती है कि एक्सपेंड किससे करेंगे। हमेशा देखिए R1 से एक्सपेंड नहीं करना होता है, जिसमें आपको 2 जीरो नजर आ रही है उससे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो 2 जीरो हमें किस में नजर आ रही है, C3 के अंदर 2 जीरो हमें नजर आ रही है, तो हमें C3 से एक्सपेंड करना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जीरो के लिए सोल्व करना कोई जरूरी नहीं होता है, तो इनके लिए तो हमें सोल्व करना कोई जरूरी नहीं है, केवल हमें इस 1 के लिए सोल्व करना है। तो इस 1 के लिए सोल्व करेंगे तो ये रो छूटेगी आपकी और ये क्या छूट जाएगा, कॉलम। ये 4 एलिमेंट बचेंगे भाई। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a + 8 हो जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस बीच में लगाया है तो इसके साइन क्या होने हैं, चेंज होने हैं, ठीक है। देखते हैं उधर। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक्सपेंड किया हमने किससे, C3 से। हमारे पास आ गया था 4a + 8 और माइनस का साइन था इसलिए इसके साइन चेंज हो गए हैं। तो प्लस का 4a माइनस का 4a क्या हो गया है, कैंसिल। प्लस का 8 माइनस का 10 कितना बचा भाई, -2 बचा है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यही आपका क्या था, RHS था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।